वेलकम टू कनक्वेस्ट ज्ञान। कनक्वेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं 1000 स्वतंत्रता संग्राम से जो है स्वाधीनता आंदोलन जो है उससे सवाल, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 महत्वपूर्ण सवालों के सीरीज़ लेकर के आए हैं। चैप्टर वाइज होगा, वीडियो पार्ट वाइज होगा। तो इस पूरे सीरीज़ को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार के मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल को आसानी से हल कर पाएंगे। इसमें चैप्टर वाइज मैंने कवर किया है। बहुत ही अच्छी बुक है ये, जहाँ से मैंने कवर किया है, और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियोस पसंद आएंगे और आपके एग्ज़ाम में इससे कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर दिखेंगे। तो आज के सीरीज़ को शुरू करने पर पहला जो अध्याय हम शुरू करने वाले हैं वो है ब्रिटिश कंपनी का आगमन और साम्राज्य विस्तार। मतलब ब्रिटिश कंपनी कैसे कैसे आई, उसका साम्राज्य विस्तार कैसे कैसे हुआ, उससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आज की वीडियो का जो है पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने केप ऑफ गुड होप आशा अंतरीप पार करके भारत में प्रवेश किया? ऑप्शंस हैं डी अल्माइदा, वास्को डिगामा, अल्बर्ग या कोलंबस। सही उत्तर है दोस्तों वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने केप ऑफ गुड होप आशा अंतरीप जो है उसे पार करके भारत में प्रवेश किया था। अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि ये केप ऑफ गुड होप है कहाँ? तो केप ऑफ गुड होप जो है ये साउथ अफ्रीका के पास जो है, अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे निचला हिस्सा है यहाँ, वहाँ पर केप ऑफ गुड होप है। दूसरा सवाल, सबसे पहले कौन से यूरोपियन भारत में व्यापार के लिए आए? क्या ये यूनानी थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे या डच थे? सही उत्तर है दोस्तों पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। तीसरा सवाल, वास्को डिगामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा? क्या ये पांडिचेरी, दक्कन, कालीकट या कलकत्ता? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कालीकट पे वास्को डिगामा जो है पहुंचा था। चौथा सवाल है, ब्लू वाटर पॉलिसी निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? क्या कोलंबस ने, डुप्ले ने, डी अल्माइडा ने या वास्को डिगामा ने? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये डी अल्माइडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। पांचवा सवाल देखते हैं, प्लासी का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? क्या ये ब्रिटिश कंपनी और मैसूर के टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया, ब्रिटिश कंपनी और मराठा राज्य के बाजीराव द्वितीय के बीच लड़ा गया, या ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के सिराजुद्दौला के बीच, या ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के शाह आलम द्वितीय के बीच? सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के सिराजुद्दौला। ऑप्शन के हिसाब से ये सही उत्तर है, ब्रिटिश कंपनी और बंगाल के सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लासी का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था। छठा सवाल देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्या 1600 में हुई थी, 1608, 1612 या 1857 में? सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सातवां सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी किस उद्देश्य से आई थी? क्या वो उपनिवेशीकरण के लिए आई थी, व्यापार एवं वाणिज्य के लिए आई थी, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आई थी, या साम्राज्य विस्तार के लिए आई थी? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, व्यापार और वाणिज्य के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद उसने उपनिवेशीकरण भी शुरू कर दिया। आइए देखते हैं अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई निम्न में से किससे हस्तगत की थी? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बम्बई किससे प्राप्त किया था? क्या पुर्तगालियों से, चार्ल्स प्रथम से, चार्ल्स द्वितीय से या डचों से? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स द्वितीय से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को हस्तगत किया था। नौवां सवाल देखते हैं, निम्न में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई? क्या ये बक्सर का युद्ध था, या प्लासी का प्रथम युद्ध, प्लासी का द्वितीय युद्ध, या प्रथम कर्नाटक युद्ध? सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटिश शासन की स्थापना, अभी मैंने आपको बताया कि प्लासी के युद्ध के बाद हुआ। तो प्लासी का प्रथम युद्ध 1757 में हुआ था, और उसके बाद जो है
ब्रिटिश शासन की जो है भारत में स्थापना हुई थी। 10वां सवाल देखते हैं, बंगाल की सत्ता वास्तविक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में किस वर्ष आई? वास्तविक रूप से पूछा है, तो क्या ये 1707 ईस्वी में, 1764 में, 1765 में या सन 1786 में? तो सही उत्तर है दोस्तों 1765 में जाकर के जो है बंगाल की सत्ता वास्तविक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई थी बक्सर के युद्ध के बाद। आइए देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है सन 1768, सन 1790, सन 1769 या सन 1703। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सन 1769 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया? क्या ये 1769 से 72, 1782 से 83, 1775 से 82 या 1756 से 65? तो सही उत्तर है दोस्तों सन 1775 से 1782 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। 13वां सवाल देखते हैं, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़े गए द्वितीय युद्ध का अंत कब हुआ? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच जो है दूसरा युद्ध जो हुआ उसका अंत कब हुआ? क्या 1784 में, 1783 में, 1780 में या 1781 में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1784। 14वां सवाल देखते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिशों के द्वारा कब अपनाई गई? क्या ये सन 1782 से 90 के बीच या 1785 से 97 के बीच या सन 1786 से 98 के बीच या सन 1788 से 98 के बीच? तो सही उत्तर है दोस्तों सन 1785 से लेकर के 97 के बीच जो है ये फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई थी। चलते हैं अगले सवाल पर, टीपू सुल्तान ब्रिटिशों से हुए एक घमासान युद्ध में मारा गया था। यह युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्या ये सन 1792 में हुआ, 1782 में, 1798 में या 1799 में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1799 में। 1799 में जो युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच, उसी में जो है यह टीपू सुल्तान मारा गया था। आइए देखते हैं 16वां सवाल, तृतीय ब्रिटिश मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? क्या ये सन 1892 में, सन 1815 में, सन 1817 में या सन 1827 में? तो सही उत्तर है दोस्तों सन 1817 में तृतीय ब्रिटिश मराठा युद्ध लड़ा गया था। अब 17वां सवाल देखते हैं, इनमें से कौन कर्नल क्लाइव जैकल की तरह जाना जाता है? मतलब कि किसको हम लोग कर्नल क्लाइव जैकल की तरह जानते हैं? क्या वो शाह आलम है, मीर चंद है, मीर जाफर हैं या मोहम्मद अली हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी या ग, मीर जाफर को कर्नल क्लाइव जैकल के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित होगा, तो इसलिए मेरे इस मेहनत पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 18वें सवाल पर, इनमें से कौन सा 1772 में भारत में बंगाल का गवर्नर बनकर आया? क्या वो लॉर्ड क्लाइव है, लॉर्ड हार्डिंग है, वारेन हेस्टिंग्स हैं या लॉर्ड मिंटो हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सन 1772 में भारत में बंगाल का गवर्नर बन के आए, उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। तो 18 का सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। 19वां सवाल देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा चलाई गई दोहरी सरकारी नीति को खत्म किया और बंगाल पर कंपनी का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया? ऑप्शंस है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो सही उत्तर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स जो है इसका सही उत्तर है। चलते हैं 20वें सवाल पर, सन 1775 में निम्न में से किसने बंगाल के नवाब को एक घास फूस के आदमी की तरह हटा दिया? क्या ये वारेन हेस्टिंग्स थे या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के एक सदस्य थे, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे या रॉबर्ट क्लाइव थे? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जो है बंगाल के नवाब को एक घास फूस के आदमी की तरह हटा दिया।
आइए देखते हैं 21वां सवाल, भारतीय उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है सर फ्रांसिस, सर एलियाज एम्पे, मॉनसन या क्लेवेटिंग। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर एलियाज एम्पे जो है ये भारतीय उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 22वां सवाल, तृतीय ब्रिटिश मराठा युद्ध के दौरान किसका शासन काल था? क्या लॉर्ड मोयरा का था, लॉर्ड मिंटो का था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का था या लॉर्ड एम्सहर्ट का था? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड मोयरा का शासन था तृतीय ब्रिटिश मराठा युद्ध के समय। 23वां सवाल देखते हैं, किसके शासनकाल में भारतीय लोक सेवाओं का आगमन हुआ? महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में छप सकता है। किसके शासनकाल में भारतीय लोक सेवाओं का आगमन हुआ? क्या ये लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या लॉर्ड डलहौजी थे? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय लोक सेवाओं का जनक कहा जाता है। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसी सहयोग की नीति, सवाल नंबर 24, आपसी सहयोग की नीति का जनक निम्नलिखित में से कौन था? क्या ये वारन हेस्टिंग्स थे या लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड वेलेजली थे या लॉर्ड मिंटो थे? तो आपसी सहयोग की नीति का जनक जो है लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। 25 नंबर सवाल है, बंगाल के राज्य अपने राज्यों में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार का अधिकार निम्न में से किसने दिया? बंगाल में जो है अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार का अधिकार निम्न में से किसने दिया था? क्या ये बनारस के राजा थे, अवध के नवाब थे, हैदराबाद के निज़ाम ने या भरतपुर के जाठों ने? तो सही उत्तर है दोस्तों अवध के नवाबों ने जो है अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया बंगाल के बाद अपने राज्य में। ठीक है। 26वां सवाल, भारत के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में जोड़ने वाली लॉर्ड डलहौजी की नीति किस नाम से जानी जाती है? क्या ये हस्तक्षेप की नीति, सरहद की नीति, हड़प नीति या संयुक्त करने की नीति? सही उत्तर है दोस्तों जो लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीति अपनाई थी वो थी हड़प की नीति। हड़प नीति से जो है वो भारत के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला रहे थे। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 27, इनमें से कौन सा राज्य डलहौजी की अंतराल की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो क्या ये उदयपुर था, उदयगढ़ था, ग्वालियर था या मैसूर था? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क उदयपुर। उदयपुर को जो है अंतराल की नीति जो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी उसके तहत इन्होंने उदयपुर को मिलाया था इसमें से। जो ऑप्शन में और भी राज्य को उन्होंने अंतराल की नीति से मिलाया था, लेकिन इस ऑप्शन में जो है सिर्फ उदयपुर ही है। चलते हैं अगले सवाल पर। उस समय अवध का नवाब कौन था जब यह राज्य लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प लिया गया? ठीक है, अवध का नवाब कौन था जब लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प की नीति थी उसके तहत उसे अपने में मिला लिया था? क्या वो असफदुल्ला थे या वाजिद अली थे, अमजद अली शाह हजरत थे या मोहम्मद अली थे? तो सही उत्तर है दोस्तों वाजिद अली उस समय अवध के नवाब थे जब लॉर्ड डलहौजी ने इसे अपनी हड़प की नीति के तहत हड़प लिया था। 29वां सवाल है, निम्न में से किसने पहली बार रैयतबाड़ी व्यवस्था शुरू की? यूपीएससी ने भी यह सवाल पूछा है 2018 में। ठीक है, कि रैयतबाड़ी व्यवस्था जो है किसने शुरू की पहली बार? क्या थॉमस मुनरो ने, कैप्टन रीड ने या क और ख मतलब थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों ने या लॉर्ड हार्डिंग ने? तो सही उत्तर है दोस्तों थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों ने मिलकर के पहली बार रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। रैयतबाड़ी मतलब रैयत मतलब होता है किसान भू बंदोबस्त की वैसी व्यवस्था जिसमें भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया, रैयतबाड़ी व्यवस्था कहलाई थी। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 30, भारतीय लोक सेवाओं में भारतीयों का प्रवेश निम्न में से किसने संभव बनाया? क्या लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड लिटन ने? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारतीय लोक सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश में निम्न में से किसने संभव बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। इसीलिए लॉर्ड
लॉर्ड डलहौजी जो है भारतीयों को जो है एंट्री दिलाया था, लेकिन लोक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 31वां सवाल देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। कलकत्ता में, पांडिचेरी में, सूरत में या कालीकट में? सही उत्तर है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली कारखाना सूरत में स्थापित की थी। चलते हैं अगले सवाल पर। वास्को डी गामा ने दूसरी बार भारत की यात्रा कब की? क्या ये 1505 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, 1506 में या 1504 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1502 ईस्वी में दूसरी बार वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की थी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था। 33वां सवाल, भारत में पुर्तगालियों ने बाद में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? पुर्तगाली ने बाद में अपनी राजधानी कहाँ बनाई? क्या कोचीन में, गोवा में, कालीकट में या कन्नौर में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा में बाद में जाके पुर्तगालियों ने इसे अपनी राजधानी बनाई और गोवा सबसे अंतिम में जो है आज़ाद भी हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पर। सन 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा सूरत में पहला कारखाना निम्न में से किसके द्वारा लगाया गया था? मतलब कि फ्रांसीसियों ने जो है 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया था, और वो किस व्यक्ति ने लगाया था? क्या मरकाना ने या फ्रैंकोइज मार्टिन ने या फ्रैंकोइज कैरन ने या डुप्लेक्स ने? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकाइज कैरन जो थे उन्होंने 1668 में फ्रांसीसियों द्वारा जो है पहला सूरत का कारखाना सूरत में स्थापित किया था। 35वां सवाल है, निम्न में से कौन सा स्थान सन 1690 के बाद से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र बन गया? क्या ये कालीकट था, बम्बई था, नागपट्टनम था या मद्रास था? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागपट्टनम। यह सवाल भी जो है 2015 में यूपीएससी ने पूछा है। तो देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण सभी सवालों का संग्रह मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यह सीरीज़ पूरे 1000 सवाल तक चलता रहेगा, और आशा करता हूँ कि इस पूरे 1000 सवाल को अगर आप सुन लेते हैं या इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लमसम सवाल आप किसी भी एग्ज़ाम के हल कर पाएंगे, चाहे वो यूपीएससी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। चलिए देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम के समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? श्रीरंगपट्टनम का क्या 1784 ईस्वी में, 1771 में, 1775 में या 1792 में? तो 1792 में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। इसके बाद जो है 1799 में जब क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की भिड़ंत ब्रिटिश से हुई तो और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। चलते हैं अगले सवाल पर। एब्बे जे डुबोइस नामक यूरोपीय यात्री किस काल में भारत आया था? क्या ये 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में या 15वीं शताब्दी में? तो सही उत्तर है दोस्तों 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है ये एब्बे जे डुबोइस जो है यूरोपीय यात्री हैं, ये भारत आए थे। सवाल नंबर 38 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब से हुगली नगर से व्यापार करने की अनुमति पत्र कब प्राप्त किया? क्या ये 1650 में, 1651 में, 1680 में या 1655 में? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1651 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब से हुगली नहर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 39 है, निम्न में से किस राज्य को छोड़कर सन 1818 में अंग्रेजों ने समस्त भारतीय उपमहाद्वीपों को अपने आधिपत्य में ले लिया था? क्या ये पंजाब और राजस्थान को छोड़ के, सिंध और गुजरात को, पंजाब और सिंध को या राजपूताना और सिंध को? तो सही उत्तर है दोस्तों पंजाब और सिंध को छोड़ करके 1818 में अंग्रेजों ने समस्त भारतीय उपमहाद्वीप को अपने आधिपत्य में ले लिया था। चलेंगे अगले सवाल पर। 40वां सवाल है, ब्रिटिशों द्वारा निम्न में से कौन सा समझौता मध्य भारत और अवध के साथ किया गया? क्या यह अस्थाई समझौता था, महलवारी समझौता था, रैयतवाड़ी था या अस्थाई जमींदारी बंदोबस्त था?
तो सवाल नंबर 40 का सही उत्तर है दोस्तों, अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त जो है ब्रिटिशों द्वारा भारत और अवध के साथ किया गया था। 41वां सवाल है, बनारस, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिले डैश के अंतर्गत आते थे। जो भूमि बंदोबस्त किया गया 4 प्रकार, जैसे 3 प्रकार का, ये अस्थाई, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी जो है, तो यही पूछा जा रहा है कि बनारस, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिले जो थे वो किस समझौते के अंतर्गत आते थे। क्या वो सीधी कृषि के अंतर्गत आते थे, या महलवाड़ी समझौता, या अस्थाई बंदोबस्त, या अस्थाई बंदोबस्त में। तो सही उत्तर है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत बनारस, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिले आते थे। चलते हैं अगले सवाल पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट के संचालकों का वह कौन सा अध्यक्ष था जो भारत में ईसाईयत को बढ़ाना चाहता था। क्या वो थॉमस मुनरो थे, चार्ल्स ग्रांट थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, या विलियम बेंटिंग थे। सही उत्तर है दोस्तों चार्ल्स ग्रांट जो थे वो ईसाईयत को भारत में बढ़ाना चाहते थे। 43वां सवाल है, ब्रिटिश यूरोपियन के पास या ब्रिटिश पब्लिक यूरोपियन के पास निम्न में से किसके निर्माण के लिए सर्वाधिकार थे। क्या भूगर्भीय वस्तु, चाय और कॉफ़ी, नमक और अफीम, या उपयुक्त सभी। तो ब्रिटिश जो थे उनके पास ये सभी चीज़ों के जो है सर्वाधिकार प्राप्त थे कि वो इनको बना सकते हैं। चलते हैं 44वें सवाल पर। 1707 से 1713 ईस्वी के मध्य इनमें से बंगाल का गवर्नर कौन था। क्या ये मुर्शिद अली खां थे, या मीर बख्शी थे, वकील थे, या फर्रुख सियर थे। सही उत्तर क्या है दोस्तों, फर्रुख सियर। फर्रुख सियर जो है वो बंगाल का गवर्नर था 1707 से 1713 के बीच में। अगला सवाल है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया। क्या ये 1845-46, 35-40, 50-55, या 47 से 49। सही उत्तर है दोस्तों 45-46। 1845-46 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ था, मतलब ब्रिटिश और सिख के बीच जो है युद्ध लड़ा गया था। 46वां सवाल देखते हैं, सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण निम्न में से क्या था। दरबारियों की साजिश, उसका जोश और निर्णय, ब्रिटिश विशाल सेना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों उसका जोश और निर्णय जो है, उसका जोश और निर्णय जो था उसी के कारण जो है उसकी हार हुई थी। मतलब जोश में उन्होंने निर्णय ले लिया युद्ध का, और वह निर्णय जो है गलत साबित हो गया। 47वां सवाल है, ब्रिटिशों द्वारा भारतीय काउंसिल एक्ट कब पारित किया गया। क्या 1892, 1862, 1852, या 1872। सही उत्तर है दोस्तों 1892 में जो है ब्रिटिशों द्वारा भारतीय काउंसिल एक्ट जो है उसे पारित किया गया था। चलेंगे अगले सवाल पर। सवाल नंबर 48 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अन्य संपन्न संगठन जो कि कर्टिस एसोसिएशन के नाम से जाने जाते थे को किसका समर्थन प्राप्त था। क्या ये राजा क्रॉमवेल का, चार्ल्स प्रथम का, चार्ल्स द्वितीय का, या महारानी एलिजाबेथ का। सही उत्तर है राजा चार्ल्स प्रथम जो है उनका इनको समर्थन प्राप्त था कर्टिस एसोसिएशन को। चलते हैं 49वें सवाल पर। रॉलेट एक्ट क्या था। सन 1919 में ब्रिटिश सरकार को इससे क्या अधिकार प्राप्त हुआ था। भारतीयों की सज़ा का समय बढ़ाना, भड़काना और जातिवाद को बढ़ाना, अदालत में बिना पेश किए अनिश्चित काल तक बंदी बनाए रखना, किसी भी उद्योग को सख्ती से बंद कर देना। तो ये बहुत ही चर्चित और इसे काला कानून भी कहा गया रॉलेट एक्ट को। इसमें क्या है, क्या बिना वकील बिना दलील के ही सज़ा हो जाती थी। मतलब अदालत में बिना पेश किए गए अनिश्चित काल तक बंदी बनाए रखना जो है ये अधिकार मिल गया था ब्रिटिश सरकार को सन 1919 में रॉलेट एक्ट के द्वारा। चलते हैं 50वें सवाल पर। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का अधिकार समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, व्यापार का अधिकार समाप्त हो गया। क्या ये 1833 का चार्टर एक्ट था, या 1813 का चार्टर एक्ट था, 1861 का चार्टर एक्ट था, 1812 का चार्टर एक्ट था। 2014 में यूपीएससी ने यह सवाल पूछा है, और 1813 का जो है चार्टर एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का अधिकार समाप्त हो गया था। सिर्फ चाय और चीनी जो है, चाय और चीनी का व्यापार जो है उनको 20 साल तक और मिला था। चलिए चलते हैं आगे। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया।
जिसने अगस्त प्रस्ताव 1940 को पुनः दोहराया? सन 1944, 1943, 1942 या 1941? तो सबको पता है कि क्रिप्स मिशन जो है भारत में सन 1942 में आया था। चलते हैं 52वें सवाल पर। भारत का पूर्ण अधिकार होने के बावजूद, भारत पर जो है पूर्ण अधिकार होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, जिसे हस्तक्षेप का नाम दिया गया। यह किसके द्वारा किया जा रहा था? क्या ये डच के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा, इंडिजिनस साहूकार के द्वारा या ब्रिटिश मुक्त व्यापारी के द्वारा? सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटिश मुक्त व्यापारी द्वारा जो है हस्तक्षेप किया जा रहा था। चलते हैं अगले सवाल पर। फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के मध्य तीसरा कर्नाटक निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया? क्या ये अर्काट में या बैंडीवास में, पलासी का युद्ध या पलासी में या झांसी में? सही उत्तर है दोस्तों बैंडीवास में। ये कहा जाता है कि 1760 में जो है बैंडीवास का युद्ध हुआ और इसके बाद जो है फ्रांसीसियों का जो है अस्तित्व भारत से समाप्त हो गया, मतलब कि ये निर्णायक युद्ध था। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 निम्न में से किसके द्वारा लाया गया था? क्या ये लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था, क्योंकि जैसे ही 1904 आ गया तो आपको ये पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। और एलिमिनेशन मेथड से आप बड़े आसानी से इसका उत्तर लॉर्ड कर्जन कर पाएंगे। अगला सवाल है, प्रेस एक्ट 1794 ईस्वी में 1794 की सेंसर व्यवस्था में इनमें से कौन शामिल था? क्या लॉर्ड ऑकलैंड थे, चार्ल्स मेटकॉफ थे या एंड्रूज फ्रेजर थे या लॉर्ड वेलेजली थे? सही उत्तर है दोस्तों 1794 की जो सेंसर व्यवस्था थी उसमें लॉर्ड वेलेजली शामिल थे। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 56। अंग्रेज़ों के विरोध में सबसे पहले जन विरोध कहाँ शुरू हुआ था? मद्रास और कलकत्ता में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, बंगाल और बिहार में? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले जन विरोध शुरू हुआ था। 57 नंबर सवाल है, मैडम HP ब्लादवस्की ने योग विद्या की नींव किस वर्ष रखी थी? 1853 में, 1864 में, 1875 में या 1886 में? सही उत्तर है दोस्तों 1875 ईस्वी में जो है मैडम HP ब्लादवस्की ने योग विद्या की नींव रखी थी। चलते हैं अगले सवाल पर। ब्रिटिशों ने ग्रामीण इलाकों में जिला संगठनों का गठन किस वर्ष किया? सन 1857 में, 82 में या 1887 में या 93 में? सही उत्तर है दोस्तों सन 1882 ईस्वी में जो है ब्रिटिशों ने ग्रामीण इलाकों में जिला संगठनों का गठन किया था। चलते हैं 59 नंबर सवाल। कानून और अदालत की कार्य पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय कानून समिति का गठन किस वर्ष हुआ? सन 1803, सन 1817, सन 1823 या सन 1893? तो सही उत्तर है दोस्तों 1893 में जो है कार्य पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए क्या बना? भारतीय कानून समिति का गठन हुआ। 60वां सवाल है, अंग्रेजी साम्राज्य में सिंध राज्य किस वर्ष शामिल किया गया? क्या ये 1841 में, 1843 में, 1845 में या 1847 में? सही उत्तर है दोस्तों 1843 में अंग्रेजी साम्राज्य में सिंध राज्य को मिला लिया गया। और चलते हैं अगले सवाल पर। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? सन 1841 से 43 में, 42 से 44 में, 45-46 में या 1847 से 49 में? सही उत्तर है दोस्तों सन 1845-46 में। ये इसके पहले भी सवाल आ चुका है। तो 1845-46 में जो है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया। वहीं ठीक द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध कब लड़ा गया? क्या ये 46-47 में, 48-49 में, 50-52 में या 53-55 में? तो सही उत्तर है दोस्तों 1848 से 49 के बीच जो है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था। चलते हैं अगले सवाल पर। पंजाब को किस वर्ष ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया? क्या 1845 में, 1847 में, 1849 में या 1851 में? सही उत्तर है दोस्तों सन 1849 में जो है पंजाब कहाँ मिल गया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया। 64 नंबर सवाल है, उद्योगों का अधिक विकास करने के लिए अंग्रेजों ने भारत में पहली रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच किस वर्ष शुरू की?
बहुत ही चर्चित, महत्वपूर्ण और आसान सवाल। उत्तर है आपके लिए 1845, 1847, 1851 या 1853। सही उत्तर है दोस्तों 1853 में जो है मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चलाई गई थी। चलते हैं अगले सवाल पर। नागपुर और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया? क्या सन 1848 में, 1850 में, 1852 में या 1854 में? सही उत्तर है दोस्तों 1852 में जो है नागपुर और झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। 66 नंबर सवाल देखते हैं। अवध के नवाब पर अकुशल प्रबंधन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? क्या ये 1848, 1850, 1854 या 1856 में? सही उत्तर है दोस्तों 1856 में जो है अकुशल प्रबंधन का आरोप लगा करके क्या हुआ, अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और आज के वीडियो का अंतिम सवाल, वर्ष 1856 में इनमें से भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या ये लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड एलन वेरो थे, या लॉर्ड हार्डिंग थे, या लॉर्ड डलहौजी थे? सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह भी हुआ था। तो अब 1857 के विद्रोह से संबंधित जो सवाल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित हुआ होगा। और अगर आपके लिए यह अच्छा लगा तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो का सीरीज़ आपके पास समय से पहले पहुँचे और आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो सकें। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।